जय माता दी सभी को, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का। देख लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे आदिकाल, सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, वीरगाथा काव्य, वीरगाथा काल के अन्य कवि, सामान्य विशेषताएं। भक्ति काल, भक्ति के उदय का सामाजिक आधार, भक्ति की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय, सूफी साधना, अन्य मत, भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, निगूढ़ काव्य ज्ञानाशयी शाखा, प्रेमाशयी शाखा या सूफी काव्य धारा, निगूढ़ काव्य की सामान्य विशेषताएं, राम भक्ति धारा, ठीक, कृष्ण भक्ति धारा, अन्य कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, हिंदी भक्ति काव्य की विशेषताएं। रीतकाल, सामान्य परिचय, रीतकाल के प्रमुख कवियों का परिचय, रीत सिद्ध कवि, प्रमुख रीत मुक्त कवि, रीतकाल की सामान्य विशेषताएं, रीतकाल के आधुनिक अवशेष। आधुनिक काल, पूर्वाभास, खड़ी बोली गद्य का विकास, भारतेंद्र युग साहित्य, भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार, भारतेंद्र युगीन चेतना का विकास, द्विवेदी युग, गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति, प्रमुख आलोचक, छायावाद, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य, छायावादोत्तर काव्य, प्रगतिशील काव्य। स्वतंत्रताोत्तर हिंदी साहित्य, सामान्य परिचय, भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तर आधुनिकता, इतिहास का अंत, प्रगतिशील काव्य धारा। विषय प्रवेश, हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां देख लेते हैं। कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां भी कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है। इस क्षेत्र में ब्रज और अवधी दो प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषा रही हैं। इम्पोर्टेंट है, जिनमें विश्वस्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों की आदि नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। मानक हिंदी का क्षेत्र बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है।
जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया। इससे यूनिट 1 भी कवर हो रही है, जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। ठीक है, इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियां हैं ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार पर आधार और कार्य बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, इम्पोर्टेंट है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्यक्षेत्र है। इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। हम वर्तमान को देखते, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा साहित्य, मिथक, किंवदंतियों आदि ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उसके शिलालेख हैं, सही बात है। अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। इनमें से जो जानकारी मिलती है उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वर्षों की वार्ता, 252 वर्षों की वार्ता, कबीर की सूर, तुलसी, जायसी, मीराबाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आदि की रचना हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। राहुल संकत्यान सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं, इम्पोर्टेंट है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दियों पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। एक बात हम आपको बता दें, ये जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, जो यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी जो भी एग्जाम अभी प्री होगा, जिनका प्री में तो फ़ायदा करेगा ही, साथ में मेंस के लिए भी, क्योंकि मेंस में लिखना पड़ेगा, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं आप। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दियों पूर्वी 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसलिए हम 1000 ईसा से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ। इसलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियाँ 3 हैं, देख लेते हैं। क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता, तस्मीकरण। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ्य शब्द चलता है, हिंदी में वह हाथ हो गया, टा हट गया और हा में आकर जुड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे ता की क्षति और आ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। काज, काम, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते भी होंगे तो वे नग्न हैं। वहाँ परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता है। अपभ्रंश में कई परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई है। ऐसे में शशि के मुख से से चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों। ये देख लेते हैं।
जैसी पंक्ति आती है, पाली प्रकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है, पाली में राजा भी लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पूर्व प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे गज और गत दोनों के लिए गए, इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती है। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासों में वर प्रमुदी प्रथमाधिपत्य जैसा पंक्ति सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घ कड़ी कई प्रसंगों के प्रयोग की अधिकता और तत्सम शब्दों में पुनः प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्तियों को विभिन्न कालखंडों में नामकरण के आधार पर किया है। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। वीर गाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते हुए उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीत और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। जहां तक आदिकाल का प्रश्न है, क्रिएशन ने इसे चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। पूछ लेते क्वेश्चन में कि चारण काल किसने कहा है और प्रारंभिक काल किसने कहा है। राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न काल खंडों की कालाविधियां इस प्रकार है। देख लेते हैं। आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल, संवत 1050 से संवत 1375, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700 संवत तक, ठीक है। उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहते हैं, अब इसका संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक काल गद्यकाल जिसको संवत 1900 से लेकर अब तक है, ठीक है। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्राय सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्तियों के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है, जिसकी चर्चा हम यथा अवसर करेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और देखते हैं अपभ्रंश रचनाओं नाथ सिद्धों की भाषा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी पुरानी हिंदी तथा वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों नाथों जैन मुनियों के दोहे पद, संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेर प्राकृत पेगलम के अनेक छंद, हेमचंद के प्राकृत व्याकरण के संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास आदिकाल को अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य में विभाजित किया है और देश भाषा काव्य को वीरगाथा काव्य कहा है। इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती काल खंडों के इतिहास के क्रमानुसार परिचय प्राप्त करेंगे। आदिकाल 1000 से 1400, ये किसके अनुसार है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार, ठीक है। देखते हैं। सामाजिक स्थिति, आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी के गेंदी सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए हैं। काव्यों के समान विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है।
अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दे तो कहा जाता है कि सामान्यतः जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मुद्दों पर अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के कैजुअल को छोड़ती हुई हिंदी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों के इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखाई पड़ता है। संदेश रासक के रचयिता अदहमड़, जिसको अब्दुल रहमान कहते हैं, अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। ठीक है, सिद्ध कवि के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्र यानी इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल जी साकत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की एक तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। इनकी संख्या 84 है बताई गई। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते हैं। ठीक है, इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको? सरहपा को। सिद्धों में नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। ठीक है, इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर यही समझ में आती है। इस भाषा शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है। ठीक है, संध्या भाषा का। कबीर आदि निगूढ़ संतों की इसी भाषा शैली को उलटभाषी कहा गया। अब देखो, कबीर निगूढ़ संतों ने भी उलटभाषी इस मतलब संध्या भाषा का प्रयोग किया, पर उलटभाषी कहा गया। ठीक, मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। मध्य पूर्वी भाग में। ठीक है, सिद्धों, इनकी भाषा भी उन्हीं के क्षेत्रों के तत्कालीन रूप में मिलती है। आप नाथ का देख लेते हैं। नाथों का समय थोड़ा बाद है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें से कई नाम नाथों के भी हैं। वज्र यानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध है। नाथ पंथ के गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, अतः इनका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि योग को साथ लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने भी तीखा प्रहार किया। अच्छा, उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। ईड़ा पिघला नाद बिंदु की साधना, सट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलियों का प्रयोग आदि नाथों की अंतर साधना के प्रमुख अंग हैं। संध्या भाषा या उलटभाषी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। ठीक है, नाथों का निवास स्थान मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर बताया गया है और उनका सिद्धों का पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वी परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्यनाथ मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। मच्छंदरनाथ जालंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है इन्हीं जालंधर ने जालंधर नगर का नामकरण किया था। जालंधर जो शहर है। राहुल जी ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज चौहान के समय बताया है। किसको? इनको, गोरखनाथ को। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को। अब जैन मतावलंबी कवि देख लेते हैं। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात
राजस्थान दक्षिण में रचा गया। यह प्राय प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं, देख लेते हैं। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन, ये प्राय दोहों में रचित मुक्त है। दूसरी है जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवनी कथा, लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। जैन आचार्य हेमचंद 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण, मेरुतुंग 13वीं शती के प्रबंध चिंतामणि, जैनेतर रचनाएं भी संकलित है। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्त रचनाएं सिद्धों की रचना में बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया। जोइंदू 10वीं शताब्दी, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पय्यमी की रचना की है। स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं। पय्यमी जैसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी ने महापुराण की रचना की, पुष्पदंत की है। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे। इनमें पुष्पदंत का नाम कनका कामर मुनि 11वीं शताब्दी, करकंड चरित आदि प्रसिद्ध है। भविष्य कथा नामक अपभ्रंश गाथा धनपाल की 10वीं शताब्दी की ऐसी रचना जिनमें लोक प्रचलित गाथा को भी सरल बनाए रखा और जैन मत के दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई। इस काल का लिखा गया वैसे साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैगलम में अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद 12वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश के दोहों में भी कृष्ण, राधा का दशमुख आदि की चर्चा की गई है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई, जो अब उपलब्ध नहीं है। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगारपरक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राहुल वे 11वीं शती, संदेश रासक 13वीं शती नामक दो शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए। संदेश रासक का महत्व इससे भी आका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रची इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभाजित है। 223 छंद हैं। संदेश काव्य है। राववेद रचयिता रोड़ा नामक कवि के, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेश की रानियों का वर्णन किया गया। प्राकृत पैगलम छंदों को देखने से पता चलता है आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचन की परंपरा इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सारंग द्वारा रचित हमीद के प्रशंसा में लिखे पद मिलते हैं। हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित है, उनमें से एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहो उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल है और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार नीति पर दोहों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप देख लेते वीर गाथा काव्य। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 33 प्रकरण को वीर गाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार क्या है?
इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान 12 ग्रंथों के आधार पर की है। वे इस प्रकार है: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इनमें से विद्यापति की रचना 14वीं से 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपत नाल द्वारा रचित बीसलदेव रासो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं है। कौन सी कीर्ति पताका? बीसलदेव रासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं 17वीं की। जगनीकृत प्रमाण रासो आल्हा के रूप में पहचाना जाता है। आल्हा लोक गान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनी की संभवतः परमाल और पृथ्वीराज रासो के समकालीन 12वीं शती के थे। विजयपाल रासो के रचयिता नरसिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा के से की थी उसका वर्णन। मिश्र बंधुओं ने इसका रचना काल 14वीं शती माना है। भाषा शैली पर विचार करने पर यह रचना परवर्ती लगती है। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो विषयक एक पद प्राकृत पैगलम मिलता है, जिसके बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं। प्राकृत पैगलम में आचार्य शुक्ल का जिसके बारे में आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि हमीर रासो का ही खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन है। इसे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास है, मतलब 17वीं शती है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल, इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो के अतरंग बताए गए हैं। प्राच्य विद्या के यूरोप पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त क्रमशः प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बुलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां व्यक्तियों के नाम, घटनाएं इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र आदि हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विश्वनाथ पांडे इसे प्रमाणित मानते हैं। देखो अभी बताते हैं इसको संदेह करने वाले प्रमाणिक को गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, और जिसको प्रमाणिक मानते हैं बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रमाणिक मानने वाले में हैं। ठीक है। महापाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया। इसके ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल ही में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान में रासो से भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती है। इससे यह तो इस प्रकट हो गया कि 15वीं शती के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज रासो पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासो में है, किंतु रासो का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुमान किया कि चंद्र ने रासो की रचना सुख सखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ि है। रासो के जो अंश सुख सवी संवाद के रूप में मिलते हैं वे ही मूल रूप। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासो के 4 पाठों वृहत्तम, वृहत, लघु तथा लघुत्तम से लघुत्तम पाठों को रासो का मूल रूप बताया है। रासो में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों
और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इनमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वी रासो काव्य परंपरा काव्य तो है ही, इसमें चरित्र काव्य, आख्यायिक आदि के काव्य लक्षण मिलते हैं। रासों के पृथ्वी रासों के विभिन्न युद्धों के विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं, यद्यपि इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। रासों में नायिका का नक्सिक वर्णन है, ठीक है। सेना के प्रयाण है, युद्ध, सत्य, ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन है। चंद्रवरदाई अनेक मना स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पे उनका अपना छंद है, ठीक है। छप्पे रासों के एक खंड कैमास वध का एक प्रकार देख लेते हैं। एक वान पुहवी नरेश कैमास मुक उर ऊपरी पर हरियो वीर कसतर चुक्कयो वियु बान संधान मनोह सोमेशुरंदन गाय करि निगहु सन्यु सोडहु संभार धन थर छाड़ न जाय अभागरु गारहि गाहु जुगुन सरु इम जंपहि चंद विरिदिया सुकाहा निमिति इह प्रलयु। विसल देवरासो देखते हैं। विसल देवरासो के रचयिता का नाम नरपत नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना 1212 अर्थात 1155 में हुई, किंतु श्री मोतीलाल मेनेरिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई। बीसल देव रासों में शाकंभरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह के वियोग पुनर्मिलन के वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासों में हिंदी के में प्रयुक्त होने के वाले 12 मासा का वर्णन भी मिलता है। वीर गाथा काल के अन्य कवि देख लेते हैं। विद्यापति 14वीं सती, इनकी 3 रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपतता, पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए वे ही ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मड़ोड़ा गया है। कीर्तिलता में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन यथार्थ परक ढंग से किया गया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है। अवहट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास है, दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विहल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी विवाह प्रिय मिलन और लोक लाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वह संधि का चित्रण विशेष रूप से रमा है, इसलिए इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ है। पदावली भक्ति परक रचना है, यह श्रृंगार परक है। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचना है, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। सरस बसंत समय भल पावल दक्षिण पवन बह धीरे सपनहु रूप वचन एक भासे मुख से दूर कर चीरे तोहर बदन सम चांद होत नाही के यो जतन बेह केला के बेर काटी बनावल नव के तयो तुलित नह भेला भनई विद्यापति सुनवर जोवित ई सम लक्ष्मी समाने राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवप्रति भाने। अब हमीर खुसरो का देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी। हमीर खुसरो को इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी के व्यक्ति थे। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी का रचना है। वे संगीत इतिहासकार, कोशकार, भाषाविद, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। इनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहलियां मुकरियां 2 सुकने अभी तक लोगों की जुबान पर हैं। उनके नाम निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध कहते हैं।
कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। किंतु इनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक इनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली सांस्कृतिक चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची जिनमें फारसी व हिंदी का एक ही ध्वनि प्रवाह में गुफित कर दिया गया। यह कला संस्कृत साधक को ही सिद्ध हो सकती है। देख लेते हैं। जे हाल मिसकी मकून तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया, ती की ताबे हिजा ना दारम ए जा ने लेहु काहे लगाए छतिया, सबाने हिजा दराज चू जुल्फ व रोजे वसलत चू उम्र कोते है, सखी प्रिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। आदिकाल की सामान्य विशेषता देख लेते हैं। यूँ तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी और प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है कि वह राजनीतिक दृष्टि छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव, उसके पूर्व में पाल, पश्चिमी तथा प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल हैं। केवल गाहरवाड़ वंशी गोविंद चंद्रदेव इस काल में मध्यदेश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों के वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनों का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्ण प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान व ज्ञान नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता से स्वीकृत हो पाए, यह असंभव नहीं है। जैन मत का प्रभाव मध्य देश के अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश हिंदी का संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखाई पड़ता है, जो कि मध्य देश ही नहीं लगभग पूरे समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो रचना एवं उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनों का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। थैंक यू।